हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुशवाहा। आप सबों का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 पर। हमें पता है, हमें उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट कर रहे हो। आपने हमारे विज्ञान के ये 20 टेस्ट देख लिए हैं और आज मैं आपके सामने एसएमटी नंबर 21 लेकर के आया हूँ। ये जो 21 एसएमटी है बहुत ही धुआंधार और बहुत ही बिंदास है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। बहुत से विद्वान साथी हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, कॉपी करके लिंक स्टेटस पर लगा रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं, चारों तरफ उसको फैला रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने नोट्स बनाए हैं। तो आप लोग इस लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग करें, समय को बर्बाद ना जाने दें। वक्त जो कभी गुजर जाता है उसे बर्बाद नहीं होने दीजिएगा। तो गुजरे हुए वक्त को आप याद रखने के लिए कुछ तो कर ही सकते हो अपने आप में। तो सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इसको आप लोग जरूर देखिए और ये वाला वीडियो भाई साहब वायरल होना चाहिए और तब मैं आपके सामने फिर अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सही विद्वान साथी ईयरफोन लगा करके कान में मनोधैर्य से, मनोवृत्ति से और आप शांत मूड में बैठ करके इसको देखें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। आज हम लोग 21 नंबर टेस्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। 21 नंबर टेस्ट स्टार्ट है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे बड़ा फूल किसका होता है? सबसे बड़ा फूल रेफलोसिया का होता है। रेफलोसिया का सबसे बड़ा फूल होता है। अब अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा फूल रेफलोसिया का हो गया, ये चीज़ आपको पता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन में आया है कि ये लिखा हुआ है बोल्फिया। बोल्फिया क्या होता है? बोल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? बोल्फिया का होता है। नेक्स्ट में क्या लिखा है? नेक्स्ट में लिखा हुआ है इसमें लोडोसिया। लोडोसिया क्या होता है? लोडोसिया को दोस्तों आप सबसे बड़ा बीज बोल सकते हैं। लोडोसिया सबसे बड़ा बीज होता है। सिकोया के बारे में जान लीजिएगा। और सिकोया में इसमें क्या हो, सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया, सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका। हवा में ध्वनि का वेग होता है, मतलब हवा में जो ध्वनि का वेग है वो कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये दिया गया है 1490, ये किस में वेग होता है? ये 1490 आप मतलब 1483 हमें पता है जल का होता है। तो ये 1483 जल के आसपास ही है, ठीक है। अच्छा 1483 जल के लिए फिक्स होता है, लेकिन ये भी 1490 किसी के लिए क्लियर नहीं है, तो ऐसे ही दिया गया ऑप्शन में। लेकिन 5130 मीटर प्रति सेकेंड ये दोस्तों लोहा में होता है, लोहा में होता है ध्वनि का वेग, ठीक है। अच्छा इसमें और दिया गया 1269। 1269 किस में होता है? ये हाइड्रोजन में होता है। तो ये चारों ऑप्शनों का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? मतलब शुद्ध जल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच मान कितना होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जिसको उदासीन कहते हैं। और पीएच के मतलब जो वीडियो है मैंने मतलब प्ले लिस्ट में जाइए, मतलब जिसमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री बाई विकास कुशवाहा, केमिस्ट्री वाले में एसिड बेस साल्ट में मैंने पूरा पीएच पढ़ाया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? मतलब जो कांच का दोस्तों पीला रंग होता है वो किस पदार्थ के कारण होता है कांच का पीला रंग? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है कांच का पीला रंग। तो कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड वजह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? धूप का चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो धूप का चश्मा होता है उसके लेंस में किस कांच को प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो गया, क्रुक्स कांच। किसको प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच को प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक फैदम किसके बराबर होता है? एक यहाँ पर फैदम किसके बराबर होता है? तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लो। इसमें होता है 6 फीट। कितने फीट के बराबर होता है? 6 फीट। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है क्या किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? मतलब ऐसा कौन सा मतलब ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये -40 डिग्री सेल्सियस होता है, प्लस का नहीं होता, ये भूल मत जाना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 लीची के खाने योग्य भाग है। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का एरिल भाग खाया जाता है। तो कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल भाग खाया जाता है। अब बीज किसका खाया जाता है? बीज के लिए एक उदाहरण मैं आपको अच्छा सा दे दूं, मूंगफली। मूंगफली का बीज खाया जाता है। नेक्स्ट है फल भित्ती। फल भित्ती किसका खाया जाता है? फल भित्ती इमली का खाया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण पोष। गेहूं का भ्रूण पोष भाग खाया जाता है। क्वेश्चन के मुताबिक आंसर तो यहाँ पर बी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटा फूल है। तो अभी सबसे छोटा फूल आप देख लीजिएगा, जो सबसे छोटा पुष्प होता है
वो किसका होता है, वो वुल्फिया होता है। कौन सा होता है, वुल्फिया का होता है, सबसे छोटा पुष्प है। लेकिन सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, वो रेफ्लिसिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया का होता है, ठीक है। सबसे छोटा वुल्फिया होता है, सबसे बड़ा रेफ्लिसिया होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मलेरिया रोग में शरीर को प्रभावित होने वाला अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया मलेरिया मतलब किसके वजह से प्रभावित हो जाता है, पीलिया। तो पीलिया प्रभावित हो जाता है मलेरिया में, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्लेज्मोडियम वायरस होता है मलेरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, मतलब बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि टीबी के रोग के लिए लगाया जाता है। किसके रोग के लिए दोस्तों लगाया जाता है, टीबी के रोग के लिए लगाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, अशक्ति में 346 वाट हो 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं, 746 जूल। मत कर देना धोखे से, वाट वाला करना है। तो 13 का कौन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपके सामने, ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। तो किससे किया जाता है, ये बॉक्साइट होता है। किससे होता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तो इसमें बॉक्साइट दिया गया ऑप्शन में। क्या दिया गया है, ये बॉक्साइट से होता है। दोस्तों ये अपना SMT नंबर 21 है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए, जो प्रीवियस ईयर के आज के 20 साल पहले आए थे क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चनों का मैं आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूँ। जो आपके लिए ज़रूरी ऑप्शन है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, जो ज़रूरी नहीं है। फालतू फंड का मैं आपके दिमाग में कुछ नहीं भरना चाहता हूँ। द्रव धातु तत्व कौन सा है, मतलब द्रव धातु तत्व कौन सा है, पारा है, मरकरी, Hg80, ये द्रव धातु तत्व होता है, पारा। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिएगा, ब्रोमीन अधातु होता है, द्रव अवस्था में होता है। चांदी के लिए क्या ध्यान रखना है, चांदी के लिए आपको पता करना है, सिल्वर Ag47 विद्युत धारा की सर्वाधिक चालक होती है। गोल्ड यानी कि गोल्ड का संकेत Au होता है, और परमाणु क्रमांक 79 पता रखना। क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर आंसर हुआ था पारा, मरकरी। अगला क्वेश्चन, द्रव धातु तत्व कौन सा है, द्रव धातु के ध्यान रखिए, ब्रोमीन, ब्रोमीन Br35, यह एक हैलोजन होता है, ठीक है। अच्छा पारा को आपको पता ही है, पारा क्या होता है, ये द्रव की अवस्था में होता है लेकिन धातु होता है। सोना का संकेत Au79 पूछ लग सकता है। सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु होती है। ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। सोडियम से बना पदार्थ मुख्य रूप से NaCl होता है। NaCl का जलीय विलयन का pH मान 7 होता है। NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, और गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा, 10⁵5 डायन किसके बराबर होता है, 10⁻+5 5 डायन प्लस पॉजिटिव यानी कि 5 पॉजिटिव, 10⁻+5 डायन, ठीक है। अच्छा 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, वो चीज़ तो अलग ही आप दिमाग में रखिएगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रति सेकेंड स्क्वायर और होना चाहिए, तो मतलब ऐसे ही बता देते हैं कौन सा ऑप्शन कैसे मिल रहा है। मलेरिया रोग प्रमुख कारक है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कौन सा है दोस्तों, मलेरिया जो रोग होता है इसका प्रमुख कारक है प्लाज्मोडियम। कौन सा कारक है, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर सी आंसर हो गया। अच्छा ऑप्शन ए में लिखा है लीशमानिया, ये लीशमानिया दोस्तों किसका कारक है, ये लीशमानिया काला जार का कारक है। लीशमानिया मतलब क्या कराता है, काला जार कराता है, ठीक है, काला जार। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखो ये लिखा है विब्रियोकोमा, विब्रियोकोमा से क्या होता है, विब्रियोकोमा से हैजा होता है, क्या होता है, हैजा होता है विब्रियोकोमा से, यह चीज़ भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें लिखा है पोस्ट्यूरेला, पोस्ट्यूरेला से क्या होता है, पोस्ट्यूरेला पेस्टिस होता है पूरा नाम, पोस्ट्यूरेला पेस्टिस से प्लेग होता है। पासे पोस्ट्यूरेला पेस्टिस यानी कि पासे प्लेग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, मतलब पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, 1.33 होता है। पानी का अणु सूत्र H2 होता है, और इसका अणुभार 16 होता है। भारी जल का सूत्र D2 होता है, D2 का अणुभार कितना होता है, 20 होता है। भारी जल की खोज यूरे बॉशबर्न और मार्फी ने की थी। 6000 भाग में 1 भाग भारी जल का पाया जाता है। इसे 7 प्रकार के स्टेपों से बनाया जाता है। भारी जल को नाप की रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3.46 ये किसका होता है, 3.46 ये विशेष रूप से किसी का नहीं होता है, लेकिन इसमें लिखा है 1.52 आपके लिए जरूरी है, क्राउन कांच का होता है। किसका होता है लिख लो इसके लिए, क्राउन कांच का होता है, ठीक है। अच्छा इसका अगर हम देखें 2.42 किसका होता है, ये हीरा का होता है, ये हीरा का होता है। हीरा का दोस्तों क्रांतिक कोण बहुत पूछा जाता है, हीरा का कौन सा क्रांतिक कोण होता है,
24.4 अंश कितना होता है? 24.4 अंश। अगर आपसे हम पूछ लें क्राउन कांच का क्रांतिक कोण, तो क्राउन कांच का क्रांतिक कोण होता है 41.1 अंश होता है। कितना होता है? 41.1 अंश होता है। और जल का अगर क्रांतिक कोण पूछ लें, जल का क्रांतिक कोण होता है 48.5 डिग्री, 48.5 डिग्री होता है जल का क्रांतिक कोण। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने अब देखने वाले हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन। विटामिन डी का आविष्कार किया था, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन जो डी का आविष्कार है दोस्तों, ये विटामिन डी का आविष्कार जानने से पहले आपके इसमें ऑप्शन आए, ऑप्शन को भी जान सकते हो आप लोग। वैसे विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। लेकिन ऑप्शन में क्या, विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था और विटामिन की खोज एन.आई. लूनेन ने की थी। और मैकुलन ने विटामिन बी और सी का प्रयोग किया था। मैकुलन ने किस सब मतलब कौन सी खोज की थी विटामिन की? ए और बी, सॉरी मैकुलन की ए और बी है। कौन सी क्रम से? ए और बी है। सी की है होलकट ने, सी ने किसकी खोज की? मतलब विटामिन सी की खोज किसने की? होलकट ने की। अगला क्वेश्चन क्या, हल्दी में पीला रंग का कारण है? हल्दी मतलब जो पीली होती है वो किसके वजह से पीली होती है? वो कुरकुमिन की वजह से पीली होती है, कुरकुमिनस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों में गैस का उदाहरण है। यानी कि जो विलयन होते हैं अवस्था के आधार पर, 9 प्रकार के होते हैं विलयन अवस्था के आधार पर, लेकिन गैस में ये किस प्रकार का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। ये एक वायु है, एयर मतलब बहुत सारी गैसें हवा में मिली रहती हैं। अच्छा, सोडा वाटर किसका होता है? सोडा वाटर के लिए लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैस प्लस द्रव का उदाहरण है। गैस में गैस प्लस ये द्रव उदाहरण है। अच्छा, मिश्र धातु लिख लीजिए। मिश्र धातु क्या होता है? ठोस होता है। मिश्र धातु को ठोस का होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहद जरूरी क्वेश्चन आ चुका है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को कौन विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये बदलता है डायनेमो। क्या बदलता है? डायनेमो बदलता है। अब लाउड स्पीकर के लिए जानिए। लाउड स्पीकर के सामने डैश करके लिख लीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतर करता है। लाउड स्पीकर के लिए लिख लिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन के लिए क्या जरूरी है? माइक्रोफोन के लिए लिखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट, सितार के लिए लिख लीजिएगा दोस्तों, सितार में क्या, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन संबंधित है। 24 नंबर का आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया। अच्छा, सेरीकल्चर। अब इसमें देखिए शहद इसमें दिया गया है। मत्स्य पहले देख लो, मत्स्य उत्पादन का मतलब क्या होता है? मत्स्य उत्पादन मतलब ये होता है पिसीकल्चर। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, पिसीकल्चर, ठीक है, पिसीकल्चर। नेक्स्ट दिया गया है शहद उत्पादन। शहद उत्पादन का मतलब है मधुमक्खी पालन कह लो, शहद उत्पादन कह लो, एक ही बात है, एपीकल्चर। ये एपीकल्चर हो जाएगा। और जैतून की कृषि या जैतून का उत्पादन कह लो, ओलिवी कल्चर लिख लो, ऐसे लिखा जाएगा, ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर। इसके बाद ओलिवी कल्चर तो सिंपल लिख लोगे, ओलिवी कल्चर हो गया, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हृदय में कोई विकार हो उसको पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ईसीजी। इसका आंसर क्या हुआ? ईसीजी। इसका फुल फॉर्म लिख लो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें आया ऑप्शन में पेस मेकर के बारे में जानिए, लिखिएगा पेस मेकर के बारे में कॉपी में। वीडियो को पॉज करके देखें, वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद लिखिए पेस मेकर में लिखो, हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाना। जब हृदय की गति कम हो जाती है तो उसे सामान्य अवस्था में लाता है, पेस मेकर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सीटी स्कैन का लिख लीजिएगा। सीटी स्कैन का वर्क क्या होता है? लिखिएगा सीटी स्कैन डैश करके, संपूर्ण शरीर की किसी भी भाग का विकृति का पता लगाने के लिए, पूरे शरीर में किसी भाग में अगर कोई दिक्कत है तो वो सीटी स्कैन कराई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, इसमें ईईजी लिखा है। ईसीजी तो आंसर था, लेकिन ईईजी का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है। इसका फुल फॉर्म लिखो, सबसे पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोएनिस फैलोग्राफ। ई से इलेक्ट्रो, ई से एनिक और जी से फैलोग्राफ। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। और हृदय विकार का ईसीजी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है।
खैरा रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों 26 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, खैरा रोग ये धान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? धान से संबंधित। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। जो केल्विन स्केल होता है वो कमरे का क्या दोस्तों उसका सामान्य ताप होता है केल्विन स्केल का? तो ये 300 के होता है। क्या होता है? 300 के होता है। 300 के, ये ध्यान रखना। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर दूध की जगह दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हो जाएगा क्वेश्चन में। दूध की जगह आप दही करो। दूध की जगह आप दही करो। दूध की जगह आप क्या करो? दही। मतलब कर्ड। कर्ड मीन्स दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये 28 नंबर का आंसर ए सही बन जाएगा। ठीक है, 28 का ए सही बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो आएगा। क्वेश्चन अब वैसे इसमें फार्मिक अम्ल किस में होता है? फार्मिक अम्ल चींटी, मधुमक्खी या डंक में किसी में पाया जाता है। और ये यूरिक अम्ल मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो इसमें कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। दिखने जैसी लगती है सदिश राशि, लेकिन ये है नहीं। कुछ किताब सदिश राशि लिख भी देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना विद्युत धारा अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमाणु की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं। और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें परमाणु के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में डाल लो जो बहुत कम बुकों में मिलता है। एक जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण प्रतिदर्श राशि है। कैसी राशि है? प्रतिदर्श राशि है जड़त्व आघूर्ण। ये इंपॉर्टेंट बात है। और वेग, बल और त्वरण ये कैसी राशियाँ? तीनों की तीनों सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? टिटनेस रोग किसके कारण होता है? मतलब जो टिटनेस रोग होता है वो किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बैक्टीरिया हो गया। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, साफ दिखाई देने लगेगा। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, इसलिए थोड़ा ये साफ नहीं हो पा रहा है। और बाकी की टेस्ट एकदम बिंदास से साफ है, देखिए प्ले लिस्ट में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में दोस्तों प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश एक तरंग, एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा तरंग है। विद्युत ऊर्जा तरंग है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। प्रकाश एक तरीके की विद्युत ऊर्जा तरंग है, लेकिन ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को जाने रहिएगा। अच्छा, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? साधारण जो बातचीत की तीव्रता होती है वो डेसिबल में कितनी होती है? 32 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 30 से 40 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 30 से 40 होती है। जब कोई व्यक्ति साधारण बातचीत करता है तो किसने बातचीत करता है? 30 से 40 के बीच में बातचीत करता है। नेक्स्ट अगर आपसे हम बताएं, अगर कोई जोर से बातचीत करता है तो उसके लिए लिख लीजिएगा 50 से 60। जोर बातचीत करना 50 से 60। अच्छा, कुछ लोग कान में फुसफुसाहट के साथ बात करते हैं, फुसफुसाहट के साथ, तो 15 से 20 डेसिबल में आता है। और जब भीड़ में ट्रैफिक में जब हॉर्न वगैरह बजाई जाती है तो वो 70 डेसिबल के करीब आता है। जो जेट विमान होते हैं दोस्तों उसके लिए लिख लीजिएगा 140 से 150। और जो सायरन वगैरह बजाए जाते हैं उसकी 110 से 120 होती है। मिसाइलों की 180 होती है। जो सूक्ष्म तरंगों की होती है वो 6 × 10⁻6 होती है। 6 × 10⁻6 से लेकर के 3 × 10⁹ तक होती है। तो ये तीव्रताओं की बात थी, तो आपको ने थोड़ा बता दिया क्योंकि क्वेश्चन अगर याद था मुझको। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? हाँ, अब देखो ये मज़ेदार बात आई। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का आपसे पीएच मान पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा 8.4। कितना होता है? 8.4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल में होते हैं लवण। समुद्री जल में लवण होते हैं, तो लवण यानी कि वो क्षार हो जाता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से ऊपर होता है, तो वो 7 से ऊपर हो जाता है, यानी कि 8.4 तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आप ये दोनों ऑप्शन सही नहीं करना, ये 8.4 सही माना जाता है एग्जाम में। ठीक है, और बहस करने को तो बहुत से लोग इस पर भी बहस करेंगे, क्योंकि वही हिसाब मतलब अधजल गगरी छलकत जावे। कम ज्ञान हमेशा मतलब फड़फड़ाता है, तो आप ऐसे जानिएगा। अच्छा, पोलियो, एड्स, चेचक ये सारे के सारे रोग हैं, लेकिन इससे प्रभावित हो जाता है। लेकिन यहाँ पोलियो के बारे में पूछा गया। सिर्फ देखिए, पोलियो रोग में शरीर में पोलियो जो रोग होता है वायरस से होता है। विषाणु पोलियो एड्स चेचक तीनों विषाणु से होते हैं, वो चीज़ अलग है। अब यहाँ पर क्या, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। पोलियो से शरीर का क्या अंग प्रभावित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? यहाँ पर सी है, तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा भ्रूणपोष। कौन सा हो जाएगा, भ्रूणपोष। मैंने बीज भी बताया था और एरल के बारे में भी बताया था, बीज पत्र। किसी दिन आपको हम सारे के सारे भाग खाने वाले बता देंगे, ठीक है। अभी वीडियो में पीछे बताए थे। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिएगा चारों ऑप्शनों में डिस्कस। सल्फ्यूरिक अम्ल को आप ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, इसे अम्लों का राजा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में किंग ऑफ एसिड कहते हैं। जब भी अम्लों के राजा की बात आए तो एक और ध्यान रखना, एक होता है अम्लराज। अम्लराज के बारे में लिख लो 3HCl प्लस HNO3, यानी कि तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक भाग नाइट्रिक अम्ल का मिलाने से जो सोल्यूशन प्राप्त होता है वो एक्वारेजिया बनता है, यानी कि अम्लराज। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अम्लराज 3 भाग HCl के, 1 भाग HNO3 का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण मनुष्य के आमाशय में होता है। और ये जो एस्टिक अम्ल होता है ये सिरका में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल विनेगर सिरका। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र याद रखो HNO3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पारा Hg परमाणु क्रमांक 80 जिसे कहते हैं मरकरी का निम्नतम हिमांक कितना होता है। निम्नतम हिमांक पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दोस्तों -39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये 39 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप ढूंढने चल रहे हो, तो 38 का आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा। देखो H2O का क्वथनांक जानिए। H2O क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और लेकिन फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन पर पूछा जाए तो 373 केल्विन होता है। मैंने आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों तीनों बता दिए हैं। सबसे पहले ये सेल्सियस पर होता है, और ये फ़ारेनहाइट पर होता है 212, और 373 किस पर होता है, ये केल्विन पर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, केल्विन पर पूछा, तो 373 केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में जल का क्वथनांक पूछा गया, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक क्या होता है, जिस पर जल उबलने लग जाए, जिस ताप पर, वो क्वथनांक कहलाता है। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य आप ध्यान रखें, एक शब्द मैंने आपको बताया लब। इस लब का मतलब क्या है, इस लब का देखिए दोस्तों मतलब समझें। इस लब का मतलब ये है, लाल जो तरंगें होती हैं, लाल तरंगों की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, और वहाँ से बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये तरंग दैर्घ्य वाली बात आपने क्लियर कर ली। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखें, तरंग दैर्घ्य के विपरीत होता है प्रकीर्णन। अगर आपसे पूछा है सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाएगा बैंगनी का। किसका हो जाएगा, बैंगनी का सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाएगा बैंगनी का। अगर पूछा सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है कि तरंग दैर्घ्य के विपरीत, तरंग दैर्घ्य के रेसिप्रोकल में होता है उसका प्रकीर्णन। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन बने। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का हो गया, ठीक है। सबसे सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका हो गया, लाल का हो गया। सबसे कम पूछता तो बैंगनी का हो जाएगा। प्रकीर्णन जैसे उल्टा होता है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आपको लब याद रखना है। तो प्रकीर्णन बैंगनी का सबसे अधिक हो जाएगा और लाल का सबसे कम हो जाएगा। तो किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तो आपको फिर से देखो लब याद रखो। लब के लिए बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा।